धन्यवाद सर। अपना जो फीडबैक है वो हम आपको दे देंगे। आप सभी साथियों को सुबह का नमस्कार। तो आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। बिल्कुल तन मन धन के साथ आए हैं ना यहाँ। बहुत जरूरी है हम तीनों तत्वों के साथ यहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि हमें सुबह से लेकर शाम तक एक साथ मिलजुल कर काम करना है। जी, मोबाइल में और मोबाइल, तन मन और मोबाइल। मोबाइल में तो धन लगता है ना? नहीं तो मोबाइल में ही धन है। मोबाइल में ही धन है। तो कल का जो NEP और SCS के बारे में जो चर्चा की गई थी, क्या आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में? क्योंकि आप लोगों को आगे जाकर इसको कन्वे करना है, तो क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा सा बताऊं? बिल्कुल मैम। क्योंकि 1 घंटा हमारा जो सेशन था वो कम से कम 2 से ढाई घंटे का सेशन था, उसको हमको 1 घंटे में समराइज करना पड़ा था। तो मैं थोड़ा सा और आप लोग को शॉर्ट में उसको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ पूरा NCF और SCF को लेकर। आप लोग देखना चाहेंगे यहाँ? मैं समराइज कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। इस नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव किया गया, जैसे हमने कल चर्चा कर ली है, फिर भी मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगी। नई पाठ्य चर्चा संरचना 5+3+3+4, बहुविषय शिक्षा को बढ़ावा देना, मातृभाषा में शिक्षा को महत्व देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देना, क्योंकि अभी बिल्कुल सिलेबस चेंज हुआ है, तो बिना प्रशिक्षण के हम भी शायद कंफर्टेबल ना हो पाए। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत कुछ नीतियां बनाई गई हैं। शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास, शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे। नए कौशल और तकनीक का प्रशिक्षण, शिक्षकों को नए कौशल और तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे डिजिटल शिक्षा और बहुविषयक शिक्षा। जैसे कि अभी हमारा जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर हमारी जो भाषा है, हमारी लोकल भाषा छत्तीसगढ़ी है, और यहाँ पर बाहर से आने वाले जो शिक्षक की बहुत सरल सी भाषा है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तो उसको वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए उसको उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में ही अगर हम बस्तर की तरफ चले जाए, हल्दी गोंडी है ना, ये सब भतरी, ये सब भाषा थोड़ा कठिन हो जाता है, तो वहाँ पर के शिक्षकों को या वहाँ पर जो भी पोस्टेड है उनको स्पेशल भाषा का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो बच्चों के साथ कनेक्ट हो सके। मूल्यांकन और समर्थन, शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें आवश्यक समर्थन प्रदान किया जाएगा। यदि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारी शालाओं में कुछ काम हो रहा है, तो हमारा भी मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूल की ग्रेडिंग शिक्षकों का ही मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पहला है डिजिटल शिक्षा का विस्तार। डिजिटल शिक्षा को सभी स्तरों पर बढ़ावा देने का लक्ष्य है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शिक्षा प्राप्त हो सके। अभी हमारे कोविड ने हम सबको ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ट्रेन कर दिया है, बच्चे भी ट्रेन हो गए हैं, तो ये अब बहुत बड़ी बात नहीं है। डिजिटल संसाधनों का विकास, जैसे कल ही मैंने बताया था कि हम कैसे डिजिटल संसाधन का विकास करके बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल संसाधनों का विकास किया जाएगा, जैसे ई पाठ्य पुस्तकें, वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन कोर्सेज। अभी आप लोगों यहाँ आने से पहले आप लोगों के पास कक्षा 6वीं की ई पुस्तक पहुँच गई थी और बार बार आदेश गया है, नहीं पहुँचा ना? चलिए ठीक है, मैं अभी ग्रुप में हम लोग इसको भी भेज देंगे, है ना? तो क्योंकि किताबें पहुँची नहीं हैं और जून का महीना खत्म हो चुका है, तो इसके लिए ई पुस्तकें डिजिटल तौर पे पुस्तकें पहुँच गई हैं, ताकि बच्चों की शिक्षा में अवरोध ना हो सके और हम कंटिन्यू अपना पढ़ाई जो है जारी रख सकें।
क्योंकि हमारा जो विषय है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत किताब पर आधारित है। विज्ञान का विषय जो है, अगर हम थोड़ा सा भी उसके टॉपिक को देख लेते तो आगे हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। शिक्षकों का डिजिटल प्रशिक्षण, शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे छात्रों को प्रभावी ढंग से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर सकें। डिजिटल साक्षरता, छात्रों को डिजिटल साक्षरता के बारे में शिक्षित किया जाएगा जिससे वे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। बच्चों को भी अभी अटल टिंकरिंग, ATL लैब्स सारे स्कूलों में बन रहे हैं और गवर्नमेंट के द्वारा संसाधन भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये डिजिटल साक्षरता का ही उदाहरण है। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण करके छात्रों को अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसके आगे है कौशल विकास पर जोर, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन हमारा कौशल विकास का ही होगा। लंच के बाद व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास का ही होगा। तो अभी हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देती है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि आजीवन सीखने के लिए स्किल जैसे कोडिंग, रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा का दबाव कम करने को, अभी हम सबको पता है कि बोर्ड परीक्षा जो है वो 2 बार करवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में जो प्रेशर रहता है बोर्ड परीक्षा का, वन टाइम का, तो उसको कम करने के लिए भी हमारे NEP में इसको प्रस्ताव रखा गया है। बोर्ड परीक्षाओं को सरल और योग्यता आधारित बनाने की बात की गई ताकि सिर्फ रटने की बजाय समझ को महत्व मिले। उच्च शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा को अधिक लचीला और बहुविकल्पी बनाने के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत की है। ये 2 चीज़ें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए प्रोवाइड की गई हैं। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा, डिजिटल शिक्षा को आगे बढ़ाता है जिससे ऑनलाइन शिक्षा, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और तकनीकी साक्षरता को बल मिलेगा। NEP 2020 एक समग्र, समावेशी और भविष्य की तैयारी करने वाली नीति है। इसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि छात्र, शिक्षक, अभिभावक और नीति निर्माता सभी अपने अपने स्तर पर समझदारी से इसे लागू कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। अब थोड़ी सी बात NCERT की कर लेते हैं। NCERT की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देश भर की शिक्षा प्रणाली के लिए समान उद्देश्य और दिशा दर्शक, मार्गदर्शक दस्तावेज होता है जो यह तय करता है कि बच्चों को क्या, कैसे और क्यों पढ़ाया जाए। NCERT की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए, कभी हमने चर्चा किया था कि शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए NCERT की आवश्यकता हमें है और आज हम सब इस चीज को महसूस भी करते हैं। NCERT ये सुनिश्चित करता है कि देश के अलग अलग राज्यों और स्कूलों में पढ़ाई का एक समान स्तर और गुणवत्ता बनी रहे। समकालीन जरूरतों के अनुसार शिक्षा देने के लिए समाज, विज्ञान, तकनीकी और रोजगार के बदलते स्वरूप के अनुसार पाठ्यक्रम को अपडेट करना बहुत जरूरी है। NCERT यह तय करता है कि शिक्षा आज की जरूरतों के और भविष्य की मांगों के अनुसार है। हमें उस पद्धति पर नहीं चलना है जो पुरानी चल रही थी। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बच्चों के लिए केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि बच्चों के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को भी प्राथमिकता देता है। मुझे लगता है कि शायद सारे शिक्षक बच्चों को नैतिक ज्ञान जरूर देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि नैतिक ज्ञान इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी क्लास नहीं होती है ना, होता ही है। और सप्ताह में 1-2 बार ये वाली चीज़ें हो ही जाती हैं। कुछ बच्चे कुछ बदमाशी करके आ जाते हैं, उस पर फिर हम नैतिक पर ही शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये नैतिक ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी नैतिकता है। नैतिकता का ही हनन अभी सबसे ज़्यादा बच्चों को हो रहा है। और हमारे मिडिल स्तर के जो बच्चे हैं वो ना तो वो अच्छी की समझ रख पाते हैं ना बुरे की समझ रख पाते हैं। प्राइमरी स्तर के बच्चे जो होते हैं उनको डराया जाए, थोड़ा सा चमकाया जाए तो वो बच्चे बात भी मान जाए।
हाई स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से समझदार होते हैं, उनको थोड़ा सा सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना आ जाती है। लेकिन मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि वो टीन एज, जब हम टीन एज की बात करते हैं, टीन एजर्स की बात करते हैं, तो ये टीन एजर्स ही होता है। तो उनको कोई भी चीज़ चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, यदि उनको अच्छी लग रही है तो वो उनको तुरंत अपनाते हैं। तो हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है नैतिकता का विकास के लिए। इसके लिए शिक्षक को खुद भी नैतिक होना पड़ेगा। आप तो गुटखा खा रहे हो, बच्चे को बोलेंगे कि गुटखा मत खा, तो ये तो बहुत गलत बात है। उसके लिए हमें खुद उनके सामने आइडिया करना पड़ेगा। नाखून काटो, खुद नाखून बढ़ा के रखेंगे और बच्चों को बोलेंगे नाखून काटो। एग्जैक्टली, तो जो बीएड में जो एक कोड दिया जाता है इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों का दिमाग जो है या उनका मन जो है वो भटके नहीं और उनका जो पूरा मन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर लगा रहे। जी सर, हेयर स्टाइल, बिल्कुल जी जी। हेयर के समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। शायद आप सभी लोग भी ध्यान रखते होंगे जो सही तरीके से हेयर कट्स नहीं करते हैं या बहुत स्टाइल वाली छोटी बना कर आते हैं, तो हम तो बिल्कुल अलग ही कर देते हैं कि तुम ये वाला काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। उस वक्त के लिए तो हमें थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है कि हम भी स्कूल से पढ़कर निकले हैं, लेकिन जब स्कूल क्रॉस कर जाते हैं और जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं तब उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है कि अब तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये बात फिर गवर्नमेंट स्कूल तक है, प्राइवेट स्कूल में देंगे उनको फ्रीडम रहता है। जब नहीं हेयर स्टाइल में फ्रीडम, मतलब एकदम हायर कॉलेज में जाएंगे, बाल उनके लंबे रहेंगे, कट्स रहते हैं। हाँ, ये उनको फ्रीडम है। अब उनमें ध्यान नहीं दिया जाता है। अब हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा नहीं है बच्चे कि उसमें कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि मैं ही बता रही हूँ, बस स्टॉप पे आप खड़े हो जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि जो लड़कियां हैं, चाहे वेट की हो, सिक्स उनका स्कर्ट देखिएगा, चाहे हेयर स्टाइल देखिएगा या फुल मेकअप देखिएगा, मेकअप पे जाते हैं वो इसी तरह पूरा होगा, क्योंकि हमारे स्तर से तो प्राइवेट हमारे ये हो सकता है अलग अलग स्कूल का अलग अलग कैरिकुलम हो सकता है, लेकिन स्कूल तक तो इतना होना चाहिए कि बच्चे अनुशासन में रहें। सिर्फ तक की बात होती है, उसके बाद उनको आज़ादी रहती है अच्छे से घूमने फिरने, अच्छे से रहने की। ये स्कूल का अपना कैरिकुलम है। ये सवाल करते हैं, जब मैं छोटी उम्र ना मान के अगर लंबा रखूँ तो क्या दिक्कत है? तो बताओ क्या आंसर दोगे आप? क्या दिक्कत है? तो कैसा आप पहले बताएं। स्कूल में ड्रेस कोड जो दिया जाता है, स्कूल में जो ड्रेस कोड दिया जाता है, हेयर स्टाइल, चोटी जो हम कहते हैं वो क्यों करते हैं? नहीं, सही बात है। एक यूनिफॉर्म, जो हम वर्ड बोलते हैं यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। सारे बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए, उनका ड्रेसअप एक जैसा होना चाहिए। आप यदि पीटीएम में जाएंगे और बच्चे लाइन से निकलेंगे, आपका बच्चा भी लाइन से निकलेगा, आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कि मेरा बच्चा कौन है। तो ये एकरूपता होनी चाहिए स्कूलों में, और ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप अपने स्कूल को कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे चला रहे हैं, कैसे हम स्कूल के इन सब अनुशासन को मेंटेन करते हैं। ये शिक्षकों का दायित्व होता है। शिक्षण विधियों में सुधार के लिए क्या केवल पाठ पढ़ाया जाए नहीं बताता, बल्कि कैसे पढ़ाया जाए, यानी शिक्षा की विधि भी सुझाता है, जिससे शिक्षा अधिक रोचक, प्रभावी और बच्चों के अनुकूल बनी रहे। बोझ नहीं, सीखने का आनंद। अभी जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है वो वाकई करके देखने का सिलेबस ही है। आपके पास बुक अवेलेबल करा दी जाएगी, आज आपको बुक मिल जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। हमारी जिज्ञासा की जो किताब है इसमें हर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होगा, हर बच्चा इसमें शामिल हो पाएगा अपने स्तर पे मतलब हर बच्चे का अलग अलग नॉलेज लेवल होता है, उनका अलग अलग पारिवारिक परिदृश्य होता है। उसके अनुसार उस किताब को पढ़ने के बाद हर बच्चा शामिल हो पाएगा और अपने अनुभव वहाँ पर रख पाएगा। NEP 20 को लागू करने के लिए जो बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए LCF जरूरी है, जैसे कि 5+3+3+4 ढांचा, मातृभाषा में पढ़ाई, कौशल शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा आदि।
जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो प्रयोग पर आधारित है। तो फिर से मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है? ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, व्यापक। उसके लेवल के अनुसार ही बताना है, तो उसके लिए वो चीज तो वाकई विज्ञान जो है बहुत व्यापक है। हमें ये निर्धारित करना है कि हमें कहाँ पर जाकर रुकना है। स्तर के अनुसार बच्चों, उसके बाद भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप आगे नहीं बता सकते क्योंकि हमारे बच्चों का स्तर वहाँ तक नहीं है। अगर हम बता भी देंगे तो बच्चे उसको नहीं समझ पाएंगे, तो हमको बहुत सरल भाषा में उनके लिए इन सब चीज़ों को प्रस्तुत करना होता है और हम उतना ही बता पाते हैं जितना हमको वहाँ से मिल सके, बच्चों की तरफ से हम अधिगम को प्राप्त कर सकें। तो निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए, सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्ति के लिए, सभी छात्रों को समान अवसर देने के लिए, शिक्षक के लिए मार्गदर्शक के रूप में, पुनरावृत्ति और अभ्यास के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए, घर पर पढ़ने के लिए सहायक। हम क्लास में कक्षा में जब बता कर जाते हैं तो बच्चा घर पर भी जाकर अपनी पाठ्य पुस्तक खोले और पढ़े।